अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसके राइटर हैं सुमेरा हमीद, और हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड पढ़ रहे हैं। तो चलें बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। पॉल का ताल्लुक यूनान से था, जो तकरीबन ला मज़हब ही मशहूर था। यूनी में वो अपने तेज़ मिजाज की वजह से जाना जाता था। इसे तकरीबी जहन का मालिक भी कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री के लिए जब स्टूडेंट से राब्ते किए गए तो इसने डायरेक्ट से रिकॉर्डिंग की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरा ऑन होते ही इसने इस्लाम को लेकर इंतहाई शिद्दत पसंदाना ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिए आज़ादी राय की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था ऐसा गिरा हुआ अंदाज अपनाया जाता। रिकॉर्डिंग ओक हाउस के बाग में की जा रही थी। डेरेक ने कैमरा बंद कर दिया तो जिद करने लगा कि इसे आज़ादी राय का पूरा हक इस्तेमाल करने दिया जाए। तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, डेरेक ने तहम्मुल से जवाब दिया। क्यों, मेरे अंदाज को क्या है? वो चिढ़ गया। तुम इल्ज़ामात लगा रहे हो। क्या इल्ज़ाम लगाया है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, डेरेक ने बात ख़त्म की। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो बिला वजह गुस्से में आ गया। और तुम जो इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, शुक्र करो मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ा। अमरहा बोले बगैर ना रह सकी, जबकि डेरेक ने इसे खामोश रहने के लिए कहा था। पॉल और भड़क उठा और गालियां देने लगा और अमरहा को मुखातिब करके इस्लाम की हतक करने लगा। डेरेक ने अमरहा को चलने का इशारा किया तो वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। मुझे सुन लेने दो इसकी बकवास, अमरहा गुस्से में। इसकी ज़रूरत नहीं है, अमरहा चलो अकल से काम लो। लेकिन अमरहा ने अकल से काम नहीं लिया और पॉल की बकवास सुनती रही। अमरहा खुदा के लिए चलो, डेरेक मिन्नत करने लगा। वो अमरहा का सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। जाहिलों से बहस नहीं करते अमरहा, डेरेक ने इसे समझाना चाहा। ये यूनी स्टूडेंट है, जाहिल नहीं है, अमरहा गुस्से से बोली। तुम यहाँ से चलो बस। पॉल मुसलसल उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इससे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिनके जवाब में या तो खामोश रहा जा सकता था या फिर इसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा सकते थे। और जब इसने मुकद्दस हस्तियों को लेकर जहर उगला तो अमरहा ने यकदम इसके मुंह पर कस के चांटा दे मारा। बकवास बंद करो अपनी जलील इंसान। अमरहा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। इसने यूनी के स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया था। पॉल इस थप्पड़ को लेकर इसे यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता था। डेरेक एकदम से पॉल और अमरहा के दरमियान आ गया। अमरहा भागो यहाँ से, डेरेक चिल्लाया। पॉल किसी भैंसे की तरह बेकाबू हो रहा था। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स डेरेक और पॉल की तरफ भागे, जो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पॉल अमरहा की गर्दन दबोच लेना चाहता था। अमरहा जर्द सी हो गई और तेजी से वहां से चली गई। जरा सी देर में सूरत हाल बदल गई और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। इसने यूनी स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ को लेकर पॉल इसे यूनी से निकलवा सकता था। वो घर आ गई। वीरा से राब्ता नहीं हो रहा था। 2 घंटे बाद डेरेक का इसे फोन आया। वो इसे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर आने के लिए कह रहा था। वो यूनियन के ऑफिस आ गई। डेरेक ने फौरन से पहले मामला यूनियन के सुपुर्द कर दिया था। सारी सूरत हाल एक स्टूडेंट के खिलाफ जाने वाली थी। अमरहा को डेरेक मना कर रहा था कि पॉल को बोलने दे और वहां से चली जाए, लेकिन अमरहा से अपना गुस्सा नहीं दबाया जा सका। इसने पहली बार बहरास्त कुछ सुना था, वो भी अपनी यूनी के स्टूडेंट के मुंह से। यूनी के सदर, इस्लामी सोसाइटी के सदर और पाकिस्तानी सोसाइटी के सदर ने इन तीनों से अलग अलग बात की। फिर स्टूडेंट यूनियन के चंद दूसरे फेल लेकिन बहुत ही समझदार स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मीटिंग की गई। यूनियन के सदर जे पीटरसन ने अमरहा के अमल को नापसंद किया। वो बकवास कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अमरहा को जे पीटरसन के रद्द अमल पर गुस्सा आया। बहरहाल इसने जबान का इस्तेमाल किया और अपने हाथ का आपका रद्द अमल शदीद था। आप जानती हैं वो इस बिना पर आपको यूनी से निकलवा सकता है। माई फुट, अगर इसने दोबारा भी ऐसी बकवास की तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप अपने मजहब के किस असूल के तहत इसका मुंह तोड़ेंगी? आलियान इससे पूछ रहा था। तशद्दुद की तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है, इंतहाई हद पर जाकर भी, और ऐसी फजूलियात की गुंजाइश है। अमरहा को आलियान की बात बुरी लगी। इसे यह भी बुरा लगा कि वो इतने सारे लोगों में इसे गलत साबित करना चाह रहा है। नहीं, ना हम पॉल के रद्द अमल के हामी हैं ना आपके, जे पीटरसन ने कहा।
لیکن آپ سب صرف مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ غلط ہیں، آلیان نے سنجیدگی سے کہا۔ امرہا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تو وہ اسے اس قدر ناپسند کرنے لگا۔ غصے اور دکھ کے آلاؤں نے اس پر ہلہ بول دیا اور وہ جیسے عقل سے بیگانہ ہو گئی۔ ہو نا، یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یا یہودی یا لا مذہب، وہ کیسے میری حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امرہا کا دماغ واقعی کام کرنے لگا۔ آلیان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس نے اتنی ناپسندیدگی سے امرہا کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو ایسے دیکھا ہو۔ یونین کے افراد سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہاں ہم سب مذہب سے بالا تر ہو کر بات کر رہے ہیں۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کی غلطی ہے، آپ مان جائیں، پال سے مفاہمت کر لیں۔ ہرگز نہیں، آپ کو اس سے پہلے معذرت کرنی ہوگی۔ آپ کر لیں، وہ بھی کر لے گا، ورنہ اس معاملے کو ہم یونین انتظامیہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتے۔ جو ہوگا میں دیکھ لوں گی، پر میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ یونین انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے۔ پھر مس امرہا کا یونین سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ آلیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کے امرہا بلبلا اٹھی۔ ہاں، وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے۔ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہوئی۔ امرہا نے اسٹوڈنٹ یونین سے باہر نکلتے آلیان کو جا لیا۔ تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسے یونین سے نکلوا دینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نکلوا رہا ہوں؟ تم نے جیپٹرسن سے کہا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، اور ٹھیک کہا، مجھے یونین سے نکل جانا چاہیے۔ وہ سن ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل، اس نے تصدیق کر دی۔ امرہا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اتنی نفرت اب اس سے؟ تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوٹ لگتی۔ صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کی بکواس اس نے کی تھی وہ قتل کیے جانے کے لائق تھا۔ آلیان کے رویے پر بھڑک کے امرہا نے اس پر گہری چوٹ کی۔ آلیان نے بہت صبر سے امرہا کو دیکھا، جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا جاتا ہے۔ ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے؟ وہ سوال کر رہا تھا اور امرہا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، جواب دو۔ جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا؟ ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ کیا کوئی ایسا حکم دیا تھا انہوں نے؟ غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ کیا اس کی عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا جو ان پر گند پھینکا کرتی تھی؟ ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرک جاہل اللہ کو برا بھلا کہتے اور مذاق اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا منہ توڑ دیا کرتے تھے؟ جو اللہ کے نبی تھے، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، کیا وہ یہ کہا کرتے تھے؟ ساری دنیا میں اسلام کا تماشا تم جیسے بھڑک جانے والے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ تم مسلمان ہونا، اسلام کو مانتی ہونا، پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ؟ غصہ تو حرام ہے نا، ہر حلال میں حرام۔ حرام کا مطلب حرام۔ کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے؟ کسی بھی صورت، کسی بھی ماحول میں؟ غصے میں برا بھلا کہنا، گریبان پکڑ لینا، تشدد کرنا، یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو؟ تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہو گئی اور لینے کو بھی تیار ہو گئی، لیکن اس نبی جیسی بننے پر تیار نہیں ہوگی۔ اسلام میں اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے مس امرہا، بالکل نہیں۔ اسلام اینٹ کا جواب برداشت سے تحمل ہے، صبر ہے، حکمت ہے، اور سب سے بڑھ کر خاموشی ہے۔ اسلام میں گالی کا جواب گالی نہیں، درگزر ہے۔ کیا تم نے درگزر کیا؟ کس نبی نے کب درگزر سے کام نہیں لیا؟ کب خاموشی اختیار نہیں کی؟ نبیوں کے لیے سب سے زیادہ صبر، خاموشی اور حکمت کے احکامات اترے ہیں۔ نبیوں نے یہی درس اپنی امتوں کو دیے ہیں۔ تم کسی نبی کو مانتی ہو؟ تم کس مذہب کی پیروکار ہو؟ تم میں برداشت نہیں ہے، تم میں صبر نہیں ہے، تم کون ہو؟ کل پوری انسانیت وحشی پن پہ اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو۔ بھڑک کر اسے مار کر تم نے ثواب نہیں کمایا، تم اسے بولنے دیتی۔ کیا اس کے کہنے سے وہ سب سچ ہو جاتا جو جھوٹ ہے؟ غلط ہے، تم جانتی ہو یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ بارود کے ڈھیر پر تم نے چنگاری پھینک دی تھی۔ پال کا حلقہ بہت برا ہے، وہ ایک سپورٹس پرسن ہے، یونی اسے سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی کئی چاہنے والے ہیں یہاں۔ ان سب سپورٹرز کو ملا کر اس نے تمہارے خلاف، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لینا تھا۔ عرب اور افریقہ کے مسلمان اس معاملے میں بہت حساس ہیں۔
वो भी एक महाज बना लेते, एक ऐसी जगह जहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग भी। यहाँ मजहबी आग भड़क उठती। मैनचेस्टर यूनी दुनिया की अमन पसंद यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन फिर ये अमन पसंद न रहती। तुम्हारी ज़रा सी गलती का नुकसान कितना बड़ा होता तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। ऐसी सूरत से तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो क्या इसने ठीक किया? अमरहा की आवाज़ रंध गई। इसने गलत किया, बहरहाल जुबान से। मुसलमान तुम हो, अच्छाई की तवक्को तुमसे थी, इससे नहीं। यूनी इंतज़ामिया इस मामले को देखे तो शायद तुम दोनों को यूनी से निकाल दे, क्योंकि तुम्हें यूनी रखने की सूरत में मजहबी ग्रुप्स बनने का खतरा बरकरार रहेगा, जबकि यूनी को हर हाल में अपने माहौल को तासुब से पाक रखना है। ये एक दर्सगाह है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। एक ऐसी दर्सगाह जिसमें आकर अगर तुम तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं कर सकती तो बेहतर है घर चली जाओ। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं घर चली जाऊं? नहीं अमरहा, हम यहाँ ज़ाती मामलात पर बहस नहीं कर रहे। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझनी है तो बेहतर है मेरा वक्त ज़ाया ना करो। जब जेफरसन ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे नहीं पता था इस मामले में तुम भी शामिल हो, वरना मैं खुद को इस मामले से दूर रखता। लेकिन अब अगर मुझे यह महसूस हुआ कि मामला बिगड़ सकता है तो मैं यूनी से तुम्हें निकलवाने के लिए पुरजोर सिफारिश करूँगा। मैं यूनी स्टूडेंट्स के दरमियान मजहबी चपकलिश नहीं देख सकता। ये कहकर वो चला गया। इसकी सब बातें ठीक थी, एक बात तो बिल्कुल ठीक थी कि वो अमरहा को वाकई ही नहीं जानता था। इसे इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जॉब पर नहीं गई थी और सड़कों पर बटर गश्त करती रही। रात हो गई और रात से और रात। जेफरसन को इसने फ़ोन कर दिया था। वो पॉल से मुफाहमत के लिए तैयार थी। मैनचेस्टर की एक एक चीज़ जो इसे अच्छी लगा करती थी इसे जहर लग रही थी। इसका दिल कहीं दूर भाग जाने को चाह रहा था, कहीं छुप जाने को, कहीं भी मौजूद ना होने को। वो ये समझने से कासिर थी इसे खुद के साथ क्या कर लेना चाहिए। कश्ती के पैंदे में हुए सुराख की मानित वो समंदर के खारे पानी से खुद को बचा लेने पर कादिर न रही थी, और वो तो इस पर भी कादिर नहीं रही थी कि किसी तरह से इस सुराख को ही बंद कर डाले। तो इस डूब ही जाना था। अगर यही तय था तो इसे ज़्यादा मचलना नहीं चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। लेकिन इससे ये भी तो नहीं हो रहा था। वो दाखिली तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसका इल्ज़ाम वो सिर्फ अपने सर नहीं ले सकती थी कि सब इसकी वजह से हुआ, और इसमें सरासर इसी का तो कसूर है। वो जेफरसन के पास मौजूद थी। मैं सारे मामले को ख़त्म करना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट्री पर फ़िलहाल काम नहीं होगा या आप लोग इसे रिलीज़ नहीं करेंगे। इस सारे मामले से आप किसी को आगाह नहीं करेंगी, अपने करीबी साथियों को भी नहीं, वरना नताइज के जिम्मेदार आप होंगी। आप किसी को किसी सूरत ये नहीं बताएंगे कि पॉल ने क्या क्या कहा। द मैनचेस्टर टैब या किसी भी दूसरे अखबार तक ये बात किसी भी सूरत नहीं जानी चाहिए। आप बिल्कुल खामोश रहेंगी। कोई कुछ भी पूछेगा तो आप लाइल्मी का इजहार करेंगी। पॉल चाहता है कि आप इससे माजरत करें। पहले माजरत वो करेगा क्योंकि पहल इसने की थी। ठीक है, कल अपनी पहली क्लास लेने के बाद यहाँ आ जाइएगा। जेफरसन से मिलने के बाद अमरहा आलियान से मिलने इसके डिपार्टमेंट आई, लेकिन वो इसे ढूंढ न सकी। वो साइकिल स्टैंड के करीब खड़ी हो गई। अपनी क्लासेस लेकर जब वो अपनी साइकिल के पास आया तो वो फौरन इसके पास आ गई। मैं अपने तल्ख रवैये की माजरत चाहती हूँ आलियान। जेफरसन ने मुझे बताया है कि मामला ख़त्म हो चुका है। आलियान ने इससे ठीक वैसे ही बात की जैसे पेटरसन ने अमरहा से की थी। मैं इस मामले की नहीं, तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं है जिसे किया जाए। साइकिल निकालकर वो आगे बढ़ गया और इस पर बैठकर इतनी शिद्दत से पैडल घुमाया जैसे किसी पुराने सदमे को नए अंदाज से दफा करता हो। अमरहा ने गुस्से में इस पर तंज किए थे कि वो लामज़हब है या सिर्फ नाम का मुसलमान है। लेकिन नाम का मुसलमान वो निकला या खुद अमरहा। अमरहा को खदशा रहा था कि वो हराम फूड खाता रहा होगा, और अमरहा हराम की किस्म गुस्से में कई बार 1000 बार मुब्तला हो चुकी थी। वो हाथ से खाने वाले को ही हराम कहती थी, और इस हराम का क्या जो गुस्सा, ग़ीबत और चुगली की सूरत वो कई बार खा चुकी थी। इसे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र था, लेकिन ये कैसा फ़ख्र था जो सिर्फ नाम का था। लेडी मेहर का कहना था कि वो चाहता तो अपनी माँ का मज़हब अपना सकता था, लेकिन इसने बाप का मज़हब अपनाया। इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। बालिग होने के बाद इख्तियार इसके हाथ में था और इसने इस्लाम का इंतखाब किया। वो एक आम मुसलमान नहीं है।
लेकिन अमरहा ने इसे आम भी नहीं समझा था। वो एक ईसाई औरत का बेटा है, यूरोप में पला बड़ा है। इसके बाप का अता पता नहीं था। इसके साथ दोस्ती की जा सकती है, रिश्तेदारी नहीं। वो खूबसूरत है, लायक फाइक है, समझदार, बुर्दबार है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मुआशरे में सिफर है, क्योंकि इसकी माँ ईसाई थी और इसका बाप सवालिया। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसे एक मुसलमान औरत ने पाला है और इसकी परवरिश एक बेसहारा बच्चों के सेंटर में हुई है। सिर्फ इन चंद बातों से ही मैनचेस्टर का टॉपर सिफर हो जाता है। इसने ठीक कहा अमरहा, इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है। दादा अमरहा को समझा रहे थे। आलियान को सिर्फ एक यूनी फेलो साबित करके इसने दादा को सारी बात बता दी थी। मैं भी गलत नहीं थी दादा, जो मैंने सीखा देखा वही मैंने किया। मैंने अपने घर में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। कैसा तहम्मुल और कैसी बुर्दबारी। याद है अम्मा अब्बा कैसे लड़ा करते थे। तुम अब्बा अम्मा और माहौल को छोड़ो, बताओ क्या मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया? मैंने तुम में बुर्दबारी और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश नहीं की। जब तुम मैनचेस्टर जा रही थी तो मैंने तुमसे कहा था कि अमरहा, दूसरों के लिए मिसाल बनना, कि तुम अब अकेली नहीं, अपने साथ अपने मुल्क और मजहब का नाम लिए जा रही हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी कौम पर उंगली उठाएगा। तुमने कितनी बार मुझे कहा कि दादा रूसी बहुत सख्त जान होते हैं, जबकि रूसियों का नाम पर तुम सिर्फ एक वीरा को जानती हो। तुमने कहा जर्मन बहुत सुलझो और अमन पसंद होते हैं, जबकि तुम्हारा सिर्फ एक हमजमात जर्मन है। पॉल भी तुम ही से सारे मुसलमानों को तशबीह देगा। तुम खामोशी से चली आती तो कहता बेशक खुद से ही कि मुसलमान खामोशी से नज़रअंदाज करना जानते हैं। तुमने उल्टा यूनियन के सदर पर तंज किए। अमरहा, एक बात याद रखना, और ऐसा ताक़यामत होगा, जहाँ एक सच्चा होगा वहाँ इसके 100 मुखालिफ ज़रूर होंगे। हम लड़कर भड़क कर दूसरों पर यह साबित नहीं कर सकते कि हम सच्चे हैं। सिर्फ हमारा मज़हब सच्चा है। ठीक है दादा, तुम्हारी आवाज़ इतनी बोझल क्यों है? ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा है। मेरे ख्वाब में तुम रोती हुई आई थी। अगर तुम रोती रही हो तो मुझे वजह बता दो। क्या इस मसले को लेकर परेशान थी? मैं क्यों रोऊंगी भला? अमरहा बच्चे, तुम ये भूल जाती हो कि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा है। मेरा दिल उदासी से भरता जा रहा है, और ऐसा इसलिए है कि तुम्हारा दिल उदास है। मैं अपने दिल से तुम्हारे दिल का हाल जान जाता हूँ। आपका वहम है। मैं दुआ करूँगा ये मेरा वहम ही हो। हाँ, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि सब वहम ही हो। इसने फ़ोन बंद किया और खिड़की खोल दी। अगर दिल एक दूसरे दिल से जुड़ जाए तो सब मालूम होता रहता है, सब। लेकिन अगर वो जुड़ जाए तो ही ना। शार्लेट अपने नमूने को लेकर आई थी, और क्या नमूना लाई थी कि नशिस्तगाह में बैठी एनओन तक नज़रें चुराकर जॉर्डन को देख रही थी, जो खुद लड़का सी बनी घूमा करती थी, और जिसे लड़का नामी मखलूक से इतनी ही दिलचस्पी थी कि बस ये भी एक मखलूक है। साधना खास अमरहा को इसके कमरे से निकाल कर लाई थी। मैंने अब तक की जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। साधना ने जॉर्डन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आह की सूरत कहा। अमरहा नशिस्तगाह से जरा दूर खड़ी जामिद सी हो गई। मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसके करीब करीब का भी नहीं देखा। साधना ने अमरहा के बाजू पर चुटकी भरी। हम इसे नजर लगा देंगे। नजर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जाने किस दिल से ख्वाहिश की थी मामा मेहर ने कि शार्लेट हॉलीवुड का हीरो ही उठा लाई थी। चंद एक फिल्मों में छोटे बड़े किरदार अदा कर चुका था, बड़े भी कर ही लेगा और सुपरस्टार भी बन ही जाएगा। मामा मेहर को समझ नहीं आ रही थी कि इस गुड्डे को किस शोकेस में सजाकर इस शोकेस का दुनिया के सामने इफ्तिताह करें, या एक बड़ी सी नुमाइश रख लें कि देखो मेरा दामाद है। किसी के पास ऐसा? तुम्हें कहाँ मिला शार्लेट? मामा मेहर ने सरगोशी की। एमओन ने कान खास इनके करीब कर लिए। उफ, ये सच। इसे भी मालूम करना था कि इसे चुन्नी मुन्नी हाथ लगाए कहीं टूट ही न जाए। जैसे गुड्डे कहाँ पाए जाते हैं? हार्वर्ड यूनी से मामा। जॉर्डन एक शॉर्ट कोर्स के लिए आया था। कोर्स किया और चला गया। फिर कुछ महीने बाद आया और मुझे ये अंगूठी पहना दी। इसने अंगूठी वाला हाथ आगे किया। अगर नशिस्तगाह की सब लाइट्स बुझा दी जाती तो अंगूठी में जुड़ा हीरा बताता कि इसकी कीमत क्या है। वो इतनी रोशनियों में भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसने तुम्हें पसंद कर लिया है। शार्लेट का मुंह उतर गया। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन जॉर्डन जितनी बहरहाल नहीं। लेकिन माँ को तो सिर्फ अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं ना। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं शार्लेट। मामा मेहर ने बच्चों की तरह दोनों हाथ थोड़ी टले टिकाए।
अमरहा ने हंसी की ज्यादती की वजह से मुंह फेर लिया। अलबत्ता साधना को नशिस्त गाह से जाना पड़ा। क्या अंदाज था मामा महर का। फिल्मी सितारे आएंगे, बोलो मुझे शादी के इंतजामात करने हैं। एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट के आने के कितने फीसद इम्कानात हैं? सिर्फ खानदान के लोग होंगे या करीबी दोस्त? और मीडिया आएगा? शार्लेट की गुलाबी रंगत पीली सी पड़ गई। इसने आंखें घुमाकर जॉर्डन की तरफ देखा कि वो इनकी तरफ मुतवज्जा तो नहीं। बिल्कुल नहीं मामा, जॉर्डन को ये सब पसंद नहीं। लेकिन मुझे पसंद है ये शार्लेट। तुम जानती हो मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा हॉलीवुड स्टार बने। लेकिन कितने बुरे हो तुम सब। सिवाय आलियान के कोई ऑडिशन देने नहीं गया और मेरी किस्मत देखो, वो ऑडिशन में नाकाम हो गया। वैसे वो हर जगह टॉप करता है। शार्लेट मेरी मानो तो अब तो मुझे बना बनाया हीरो मिल गया है। मुझे मत रोको। ठीक है मामा, चुपके से बुलवा लीजिएगा, शार्लेट ने कान के करीब होकर कहा। तुम जॉर्डन से ये भी कहना कि वो फिल्मी सितारों को शादी में जरूर बुलाए, खासकर ब्रैड पिट को। साधना वापस आकर बैठ चुकी थी और इस आखिरी बात पर फिर बाहर जाने को थी। आर्यान दिन ब दिन सेहतयाब हो रहा था। साधना तो चिड़िया की चूं चूं पर भी पेट पर हाथ रखकर हंसती थी। एनोन अलबत्ता जॉर्डन को देखने में मसरूफ थी। क्या आप चाहती हैं मैं यहाँ से उठ जाऊँ? जॉर्डन ने बांसुरी सी मीठी लय में बहुत महज़्ज़ब अंदाज से एनोन से पूछा। एनोन ने घबरा कर ना में सर हिलाया। बराए मेहरबानी अपनी नज़रें मुझ पर से उठा लें या खुद को। शुक्रिया। एनोन खामोशी से इसकी शक्ल देखने लगी। यानी इसने जॉर्डन के लब तो हिलते देखे थे, पर आवाज़ इसके कानों के पर्दों से अंदर नहीं उतर सकी थी। साधना को मुंह पर हाथ रखकर फिर से बाहर जाना पड़ा और यूं बहार की अव्वलीन दुल्हन शार्लेट और बहार का गुड्डा जॉर्डन मामा महर से शादी की इजाज़त ले गए। रात भर शार्लेट की चमकती हुई आंखें अमरहा की आंखों में अंधेरा करती रहीं। शार्लेट का भी कोई खानदान नहीं था। इसकी जात पर एक नहीं कई सवालिया निशान थे, लेकिन जॉर्डन इसे ब्याह कर ले जा रहा था। शार्लेट ने बताया था कि जॉर्डन का खानदान काफ़ी बड़ा है और वह शार्लेट को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने साफ साफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। लेकिन जॉर्डन ने इनकी नापसंदीदगी की परवाह नहीं की और इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया। तो ये होती है मोहब्बत, बिना किसी सवालो जवाब के। ठीक है, मोहब्बत का अंधा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मोहब्बत का ही इतना बीना होना भी ठीक नहीं कि पहले सवाल नामे को भरो, फिर आगे पढ़ो, जमा तफरीक करो, हासिल जमा निकालो, फिर इकरार इनकार करो और ये भूल जाओ कि मोहब्बत ही तो सबसे पहले ज़ात और नस्ल का फ़र्क मिटाती है। अर्श व फर्श का, तख्त व खाक का, कम व ज़्यादा का, मोहब्बत ही तो सब बराबर कर देती है। जिससे कुल होती है और कुल ही रह जाती है। अगर ऐसा ना करे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। सवालों जवाब निकालते वो रात गुजर गई। अगली रात वीरा इसे साइकिल पर बिठाकर ले गई। वो इसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ लिए जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनी। वीरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी। इस वक्त आधी रात को? अमरहा मजबूती से साइकिल थामे रही। वो बस गिर जाने को ही थी। इतनी बार वीरा के रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद हर बार इसे यही लगता कि ये इसका आखिरी सफ़र है और अगला सफ़र आखिरत की तरफ होगा। हाँ, ज़रूरी है। वीरा ने और तेज़ी से साइकिल चलाई। ऑक्सफोर्ड रोड पर इसकी साइकिल रुकी तो वो हैरान रह गई। वहाँ कम से कम 15 स्टूडेंट्स और मौजूद थे। वीरा ने हैंडी कैम अमरहा के हाथ में पकड़ाया। मुझे ठीक से शूट करना। क्या करने जा रही हो तुम? अमरहा का ख्याल था रोड पर वो सब दौड़ लगाएंगे। देख लेना। वीरा ने हाथों को रगड़ा। खुद को गर्म करने के लिए इन सब ने पहले दौड़ लगाई, फिर ओल्ड कैंपस के मेहराब के अंदर हो गए ताकि रोड पर लगे कैमरे इन्हें शूट न कर सके। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है और पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़े धाती प्लेट को चम्मच से बजाकर कहा। अमरहा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वीरा को देखा। वीरा, यहाँ क्या होने जा रहा है? तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे। वीरा ने सफाकी से कहा। टन टन टन। दाती प्लेट पर चम्मच बजा। इन बेचारों के पास 10 मिनट थे ना। जुबान के नीचे उंगलियां रखकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडोज यूनिवर्सिटी आर्क पर टूट पड़े इसे सर करने के लिए। अमरहा को नहीं मालूम था कि यूनिक को सर करने का एक तरीका ये भी है। इसे गुमान सा हुआ जरा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है जिसके पीछे जेम्स कैमरोन खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। अमरहा ने सर को झटका सा दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी?
नहीं, वो मैनचेस्टर यूनी के इन स्टूडेंट्स के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल एक्समैन, स्पाइडरमैन और जंपर बनने के मौके तलाश रहते थे। यानी वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट्स ने की सॉफ्ट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों की छतों पर रस्सा तान कर इन पर चहलकदमी की। वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? इन्हीं में से कोई न कोई, इन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। वीरा 6 फुटी छिपकली आर्क पे ये जा वो जा, जैसे ये इसका खानदानी पेशा हो, दीवारों पे रेंगना, चढ़ना या चढ़ाना, बस ये सर कर लेना। जैसा कि अमरहा सोच रही थी कि वो अब गिरेगी तब, तो इनमें से कोई एक भी नहीं गिरा था। अलबत्ता इनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में ले रखे थे और जिनमें पानी भरा था, वो फटते गए। वो खेल से बाहर होते गए और आग से कूदते गए। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है, ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल कोहे पेमा और बिन मानस भी इनके साथ आकर मुकाबला करते तो हार जाते। यह हकीकत है, आंखों देखी 14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनी आर्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फिजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। इन 6 में कारल और वीरा भी शामिल थे। विनर्स हसरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद गए। ये खेल का पहला राउंड था, दूसरा अभी बाकी था। अब उन्होंने पहले से ज्यादा बड़े और वजनी गुब्बारे मुंह में ले लिए। 1 2 3 का इशारा किया गया, सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात मुस्तकबिल के एक्शन हीरो हीरोइंस फिर से आग पर टूट पड़े। वीरा कमांडो बच्चे ने जंगली गोरीले की फुर्ती से कोने में फुटपाथ को झिपटा कि अमरहा ने पलकें भी नहीं झिपकी थी कि ये जा वो जा। इधर उधर हाथ पांव फंसाती वीरा तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे, आसान काम नहीं करते थे वो। एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे और वो नीचे कूद गए। रह गए कारल और वीरा। अब कारल को हारना मौत लग रहा था और वीरा को हार मान लेना। वीरा एक रुख से, कारल मुखालिफ रुख से मेहराब की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। मौत और जिंदगी की जंग थी। दोनों कमोबेश एक ही वक्त में इस सफेद झंडे पर चिपटे जो उन्होंने पहले ही वहां लगा दिया था। झंडा वीरा और कारल के हाथ में बैक वक्त आया। कारल ने जोर से धक्का दिया, वीरा गिरते गिरते बची। वीरा ने इससे ज्यादा जोरदार झटका दिया, लेकिन कारल हिला तक नहीं और जोर जोर से दांत निकालने लगा। वीरा ने गुब्बारा ऊपर ही फोड़ दिया, लेकिन कारल ने गुब्बारा अमरहा के सर पर फोड़ना चाहा, लेकिन अमरहा पीछे हट गई। ख्याली जेम्स कैमरों ने ताली बजाई और अंगूठे का इशारा देकर कैमरा बंद कर दिया। दोनों में से असल विनर्स कौन है और किसके हाथ में पहले झंडा आया, इसके लिए जो दूसरे खिलाड़ी खड़े देख रहे थे, इनसे वोटिंग कराई गई, जिसके रिजल्ट में कारल 10 वोट लेकर जीत गया। ये सब तुम्हारे चमचे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे हक में आया। वीरा भड़क उठी। वो कारल को समझती ही क्या थी, नित नई शरारतों का चूहादान, चूहा ही। चलो मेरे दोस्त इस काबिल तो हैं कि ऐसे कारामद चमचे बन सकें। तुम्हारी जंग आलूद चमची तो इस काबिल भी नहीं है। सीढ़ी लगा कर भी दी ना तो ये 2 फुट ऊपर चढ़ने से पहले ही चीख चीख कर सारे मैनचेस्टर को उठा देगी। मिस रशिया अपनी चमची बदलो। कारल ने उंगली उठाकर अमरहा की तरफ करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सब ही हंसने लगे। अमरहा का खून खौल उठा और इसका जी चाहा कि कारल का मुंह यूं तोड़ डाले कि इसे 20-30 सेकंड के अंदर आग की चोटी को हाथ लगाकर दिखा दे और गुब्बारे को पत्थरों से भरकर इसके सर पर फोड़ दे। पर ऐसे सपने ही देखे जा सकते हैं। तस्वीर टांगने के लिए स्टूल पर खड़ी हो जाती तो दादा से स्टूल पकड़वाती कि कहीं स्टूल हिल कर इसे गिरा न दे। अब जो स्टूल पर ऐसे खड़ा होगा, इस पर ऐसे जैकी चैन वाले सपने देखना बनता तो नहीं। एक जोरदार सीटी गूंजी और खुफिया सोसाइटी के अरकान में खलबली मची। जल्दी जल्दी से वो एक एक साइकिल पर 2-2 3-3 बैठे और ये जा वो जा। सीटी रात को गश्त करने वाली यूनी पुलिस की आमद का ऐलान देने के लिए ही खुफिया सोसाइटी के ही एक रुकन ने बजाई थी, जो इसी काम पर मामूर था। अमरहा समझी पुलिस आ गई। हाय मेरी यूनी गई, अमरहा चिल्लाई। वीरा ने इसे खींच कर साइकिल पर बिठाया। अब हमें यूनी से निकाल दिया जाएगा ना? अमरहा ने दांत पर दांत जमाए। वीरा ने कहा लगाया, मैं पूरा बरतानिया हिला दूंगी अगर किसी ने ऐसा किया तो। तुम तो हिला डालोगी, मैं क्या हिलाऊंगी? मेरी तो दादी ने इस दफ़ा मेरे माथे पर लिखवा देना है मनूस मारी। जहाँ जाती है बेड़ा गर्क कराती है। वीरा का कहा बड़ा अजीम था और अमरहा के जहन में आने वाला ख्याल इससे भी ज़्यादा अजीम था और इसने इस ख्याल को अमली जामा भी पहना दिया। हैंडी कैम से बनी वीडियो इसने मोहतरम डीन और इंतज़ामिया को मेल कर दी।
डायरेक्ट से सीखी एडिटिंग से इसने वीरा को काट कर निकाल दिया और सिर्फ कार्ल को रहने दिया। इसका दिल चाहा कि द टैब में भी भेज दे, लेकिन वेब पर यह वीडियो पोस्ट होते ही कार्ल यूनी में और ज़्यादा मशहूर हो जाता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहरहाल बहुत पसंद करते हैं और इस तरह कार्ल के नाम का डंका यूनी में बजने लगता। वीडियो भेज दी गई। किताबों और जूतों वाला हिसाब बराबर हो गया। अमरहा रात को सुकून से सोई, इतने सुकून से कि 1 घंटे के अंदर ही चीख मारकर वो उठ बैठी। कार्ल इसके बिस्तर पर सांपों से भरा बॉक्स अंडेल रहा था। उफ, ये मैंने क्या कर दिया। अमरहा ने अपना पसीना साफ किया। काश डीन का आईडी हैक हो जाए, या डीन ही। अमरहा ने सोने की कोशिश की और अगली बार गला घोंटने से उठकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब वो कैसे मारना पसंद करेगी, ये फैसला अब किसी और को करना था। आप जानते हैं कौन है वो? हाँ जी, वही। अमरहा बुत सी बन गई। अब ना पूछ सकी क्या वाकई। वीरा ने इसकी 12 बजे वाली शक्ल देखी और अमरहा ने इसकी मैं तुम्हें खा जाऊंगी वाली शक्ल पर गौर किया। दोनों के जबड़ों से यकदम फिर कह कहो के कबूतर निकले। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है आजकल? सुबह नाश्ते की मेज पर लेडी मेहर पूछ रही थी। अमरहा ने ना में सिर्फ मुंह हिलाया, जबकि वीरा ने मुंह फुला लिया। लेडी मेहर ने अनोन की तरफ देखा। वो आजकल लेडी मेहर की करिंदा खास बनी हुई थी और इसने चाबी की गुड़िया की तरह सब सुना दिया। सब। लेडी मेहर काफ़ी देर वीरा को देखती रही। ये तो मुझे मालूम था तुम में बहुत कुछ खास है, लेकिन इतना ज़्यादा खास मुझे अंदाज़ा नहीं था। और अमरहा तुम्हें यहाँ आकर पर लग गए हैं, या फिर तुम अपने सामान में छुपा कर लाई थी, तुमने यहाँ आकर लगा लिए। दोनों खीखी करने लगी। ज़मीन पर घूमो फिरो, जो मर्जी करो, कभी कानून न तोड़ो। दुनिया में ऐसा कोई शौक़ नहीं जो असूलों को तोड़कर पूरा किया जाए। हदों से बाहर बहरहाल नहीं निकलना चाहिए, खास कर एक स्टूडेंट को। वीरा ने घूर कर अमरहा और अनओन को देखा। हर तरफ से इसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही थी। मुझसे बच जाना तुम, वीरा ने जापानी में अनओन को धमकी दी। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है आंटी, अनओन ने 1 की 4 लगाकर बताई। अमरहा का मुंह खुल गया। यानी अनओन भी पर सामान में रखकर साथ लाई थी, या यूनी के बाग से तोड़े थे। आखिरी ख्याल पर इत्तेफाक किया जाता है। यूनी में कार्ल आया, इसे देखकर चला गया। फिर अगले दिन वो बस से उतरी ही थी कि वो इसके पास आया और हाथ सीने पर बांध लिए। अमरहा ने बस की खिड़की से देख लिया था। वो संजीदगी से यूनी की दीवार के साथ कमर टिकाए आती जाती बसों की तरफ देख रहा था। यानी मिस अमरहा यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा था। अमरहा ने साथ बैठे स्टूडेंट से पानी की बोतल लेकर घूंट पानी पिया। बस ऐसे ही गला खुश्क सा हो रहा था। इसका जी तो चाहा कि अगले स्टॉप पर उतर जाए, पर वो डरती वर्ती थोड़ी थी कार्ल से। क्या समझता है कार्ल इसे, हैं? सीने पर हाथ बांधे हुड कैप से सर को ढांपे वो इसे जिम के अंदाज से घूरने लगा। अब वो न बोल रहा था, न रास्ता छोड़ रहा था। वो कितनी भी तेजी से दाएं बाएं से होकर निकल जाना चाहती, इतनी ही फुर्ती से वो इसके आगे आ जाता। मेरा रास्ता छोड़ो, अमरहा ने चिल्लाकर कहना चाहा, लेकिन आवाज़ निकली ही नहीं। पानी कहाँ है? क्या मसला है तुम्हारा कार्ल? अब तक तुम मुझे पंच मारते रहे, एक मैंने मार दिया। मुझे तुम्हारा पंच अच्छा लगा, अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं लंगूरों से दोस्ती नहीं करती, पर मुझे मेंढकियां पसंद है। अमरहा द डिजास्टर क्वीन, कार्ल द फितूर। ऑक्सफोर्ड रोड पर दोनों आमने सामने खड़े लड़ रहे थे। फितूर? हुड कैप को इसने सर को दाएं बाएं करके उतारा। इसे गुस्सा आ रहा था। हाँ, फितूर। करते रहो इसे अब गूगल। ज़रूरत नहीं, मुझे ये नाम पसंद आया। तुम पर जज भी बहुत रहा है, बल्कि इसे अपने नाम रजिस्टर करवा लो। फिर मिलते हैं अमरहा। इसकी क्रॉस बैग की ऊपरी जेब से झांकती एक अदद चॉकलेट को निकाल कर वो चला गया। साथ हिंट दे गया, भाड़ में जाएं इसके हिंट। अमरहा यूनी आ गई और सारा दिन इस हद तक मोहतात रही कि क्लास में हादी रहमान ने पेन मांगा तो वो शक से इसे देखने लगी। क्यों चाहिए तुम्हें मुझसे पेन? मेरा पेन काम नहीं कर रहा। वो बेचारा मिस्री घबरा गया। तुम किसी और से ले लो, मुझसे ही क्यों मांग रहे हो? तुम मेरी साथ की सीट पर बैठी हो ना, और इत्तेफाक से मुझे यह गलत फहमी रही थी कि तुम काफ़ी खुश इखलाक हो और पेन नामी चीज़ आरियतन मांग लेने पर ऐसे खूनख्वार नहीं हो जाती होगी। मेरे पास कोई पेन नहीं है। 3 पेन इसके बैग में रखे थे। पामिला ने इससे कहा, थोड़ी देर के लिए मेरी बुक्स और लैपटॉप को संभाल सकती हो? मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट तक जाना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं खुद भी वहीं जा रही हूँ, कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई।
نہیں، وہ سائی کے پاس جا رہی تھی۔ پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی۔ چند دن گزرے تو وہ اس واقعے کو بھولنے لگی۔ اسے اور بھی بہت کام تھے، جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر امرہا سوشل ورک کر رہی تھی۔ مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فنڈز اکٹھے کرنے تھے، بچوں کے بہرے اور اندھے پن کے علاج کے لیے۔ امرہا شیزا سے اچھے خاصے پونڈز نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی شیزا نے اسے اپنے پرانے اور بیکار بیگ، جوتے اور کوٹ دیے تھے، جو امرہا نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کو اچھے داموں بیچ دیے۔ وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ میں فنڈز جمع کر رہی ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ باکس آگے کیا۔ ثبوت۔ اس نے چند پاؤنڈز فنڈ باکس میں ڈال دیے اور جانے لگا۔ بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہونا ہے۔ علاج مہنگا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ پاؤنڈز چاہیے۔ اس کی پشت سے گھوم کر وہ جلدی سے آگے آئی، اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زیادہ پاؤنڈز نہیں، اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا۔ اس نے اپنے کراس بیگ سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیگ کے پیندے میں پڑے ہوئے سکوں کو اکٹھا کیا اور فنڈز باکس میں ڈال دیے، اور پھر سے جانے لگا۔ کتنی شرم کی بات ہے آلیان، تم نے کتنا کم فنڈ دیا ہے۔ میرے پاس جتنے تھے میں نے سب اس باکس میں ڈال دیے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ قریب قریب بےعزتی کی۔ اس نے کہتے اپنے بیگ سے جلدی سے 10 پاؤنڈز نکالے اور باکس میں ڈال دیے۔ یہ 10 پاؤنڈز کی ٹویٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دی ہے، اب تم مجھے 10 پاؤنڈز واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے، کر دینا یاد سے۔ امرہا کو اپنی بہادری پر حیرت ہوئی۔ آلیان خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ جب چاہے واپس کر دینا، میں جلدی کا شور نہیں مچاؤں گی، امرہا کہہ کر پلٹ آئی، جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر تو امرہا نے یونی کے بیچ میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دینا تھا، لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر نہیں بیٹھے گا۔ وہ یہ جانتی تھی، اس بار مغرب اور مشرق کا تال میل نہیں ہوگا۔ اس بار اسے چپ نہ کروایا جائے گا۔ نہ جان نہ پہچان، اس یونی میں کوئی امرہا نہیں، اسی یونی میں کوئی آلیان بھی نہیں۔ کارل فوراً اس کے پاس آیا اور صرف 2 پاؤنڈز باکس میں ڈالے۔ یہ لو، آج سے ہم دوست ہیں۔ چمکدار دانتوں کی نمائش کی، خواہ۔ امرہا نے فنڈز باکس کو کھول کر 2 پاؤنڈز نکالے۔ اس میں اپنے بیگ سے 2 پاؤنڈ نکال کر شامل کیے اور اسے واپس کیے۔ یہ لو، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، اب یہ دوستی کی فرمائش بھی اسی کی کڑی ہوگی۔ کارل نے اپنی آنکھیں چندھیا لی۔ اس کے پاس اس شے کی مات فی الحال نہیں تھی۔ جب وہ ایسے مسکراتا تھا تو مطلب اس کا یہ ہوتا کہ مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا، میں نے انجوائے کیا۔ ویسے وہ یونی کا ایک ایک لمحہ ہی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ہر کھیل کا بادشاہ تھا، اس کے سر پر فتح کا تاج سجتا تھا۔ یونی میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا، اور ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ اب یونی میں موجود کمپیوٹر کو ایک اسٹوڈنٹ استعمال کر کے اٹھتا ہے تو فوراً اس پر کارل بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے موبائل کو اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننھا منھا سا لیکن خطرناک ہیکنگ سافٹ ویئر عارضی طور پر انسٹال کرتا ہے۔ اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ آئی ڈی کے پاسورڈز کو توڑتا ہے اور بس۔ نہیں، وہ بلیک میل نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ وہ آئی ڈی اور پاسورڈ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا، بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا، تصویریں، کچھ پیغامات، کچھ چیٹ موبائل میں محفوظ کرتا ہے، اور پھر اسے دی پرنٹ ورک کے کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں لنچ ڈنر کروا دیا جاتا ہے۔ سینما کی ٹکٹ لے دی جاتی ہے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء اس کی وارڈروب میں بھر دی جاتی ہیں، اور اسی وارڈروب میں چند اور نئی شرٹس آ جاتی ہیں، نئے شوز بھی، اور اسے اپنی ایک نئی کار استعمال کے لیے دی جاتی جنہیں وہ دنوں واپس نہ کرتا جب تک مانچسٹر کی ایک ایک سڑک کی سیر نہ کر لیتا۔ بس یہی سب چھوٹا بڑا، وہ بھی سب اپنی خوشی میں کرتے ہیں، وہ مجبور نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا، اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے جاتے کہ آخر سلویو کیوں خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ صرف سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے پر خودکشی؟ اور شیشے راتوں کو اٹھ کر الو کی آوازیں کیوں نکالتا، وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکال کر؟ کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ اوہ گوش! اور یہ کرسٹی کو نالیوں سے اتنی الرجی کیوں ہونے لگی ہے کہ اس نے 3 بلیوں کا قتل کر دیا اور انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا؟
اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملتی وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ ڈز کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے۔ اور روفی وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر؟ وہ اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ساتھ پھولوں کی طرح چلانے کیوں لگتا ہے؟ اور ہال کے آخری منظر کے چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسے آوازیں دیتا ہے؟ کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منرو اس سے ملنے آتی ہے؟ آہ میرا روفی، وہ تو بہت لائق تھا۔ ہال میں والدین اپنے پاگل دیوانے بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتا ہے، اور والدین یہ سوچتے کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کارل تھی، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ امرہ کافی آگے جا چکی تھی۔ کارل سے مکالمے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کارل بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا دوستی کی بات، ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں، مجھے تم جیسے انسانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر، خاص کر لاہور کو لے کر۔ میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا۔ اف، اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر، کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ پوری جان سے کہا لگاتا وہ چلا گیا۔ امرہ تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا؟ جس طرح کارل تھا اور جو وجوہات وہ کر گیا تھا، امرہ کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے۔ اب وہ یونی میں ان باتوں کو اشتہار لگاتا پھرے گا نا۔ وہ جان گیا ہے کہ ڈین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکا مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امرہ نے اپنا فون، اپنا بیگ چیک کیا کہ ضرور اس نے ان میں کوئی چپ لگا دی ہوگی یا ویرا سے لگوا دی ہوگی۔ بعد میں ویرا جنرل لارنس طرز کی صورت پر بمشکل اسے معصومیت طاری کر کے کہہ گئی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فون کو MSc کرنے والے مارک کے پاس لے گئی۔ مارک، اسے چیک کرو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی اور میری باتیں سن سکے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ فون اس نے ہاتھ میں لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ اب یہ ایک یونیورسل عادت بن چکی ہے، فون کسی کا بھی ہو جانا سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنا بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتگو سنتا رہے۔ مارک سنجیدگی سے فون چیک کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا شخص ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم فکس ہے۔ اوہ، امرہ کا گلابی سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی دھماکے سے اڑ جائے گی، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا مانچسٹر غائب ہو جائے گا، اور اس تیسرے بٹن کو دبانے سے تم خود غائب ہو جاؤ گی، تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تم اس تیسرے بٹن کا استعمال کرو۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امرہ؟ ہنسنے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی کارل سے۔ اسے کارل ناپسند تھا، جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا، ہر فن مولا سا، سوچتا کرتا اور ہو جاتا۔ آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ؟ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے، ایک ٹانگ کو کھڑا دوسری کو ترچھا دیوار پر جمائے، دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آرتی اتارنے کو دل چاہتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر پلٹ کر دیکھو پر مجبور کر دیتا، دوسرا اس لیے کہ یہ بھونچال یہاں کھڑا ہے، کاش تا قیامت یہاں ہی کھڑا رہے، یہیں کھڑے کھڑے اس کا مجسمہ بن جائے، پر اب یہ حرکت نہ کرے۔ مائیکل انجیلو اس کا مجسمہ بناتا تو اسے ایک اور زندگی خدا سے مستعار لینی پڑتی، صرف اتنی سی بات سوچنے کے لیے کہ وہ ایک خوبصورت انسان کا مجسمہ بنائے یا خوبصورت شیطان کا، یا بس زندگی تمام ہو جاتی اس کی۔ وہ بے حد گورا تھا، گلابی گورا، نیلی آنکھیں، پتلی ناک، گھنی بھویں، لمبی گردن اور ذرا سا لمبوترا چہرہ، قد ویرا سے ذرا کم، آلیان سے ذرا زیادہ۔
कभी कभी मूंछें रख लेता तो ऐसे लगता जैसे किसी कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठा कर तमाम किया करता था और इन्हीं की तरह धड़ा करता था। हाँ, वो इतना खूबसूरत ज़रूर था कि अगर गांव की मुटियारें पानी के खड़े अपनी लचकीली कमर पर टिकाए पगडंडी पर चढ़ते कारल के पास से गुजरती तो ज़रूर कहती, वे तू कितना सोना है, कुछ खुदा दा खौफ कर, वे तो इतना सोना क्यों है। कारल मुस्कुरा देता है और शाने उचका देता है और मुटियारों के सभी घड़े डज 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 हा हा हा। रात को अमरहा साधना के कमरे में आई। वो आर्यान के लिए चंद तहाइफ पैक कर रही थी। आर्यान घर क्यों नहीं आता, अमरहा ने पूछ ही लिया। पहले वीकेंड पर आ जाता था, फिर इसकी मामा ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? अमरहा साधना की मदद करने लगी। मैं नहीं जानती, रात गए कभी कभार आ जाता है। कब? मैंने इसे कभी आते नहीं देखा। 1-2 बार से ज़्यादा नहीं आया। रात गए आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज़्यादा वो खिड़की के रास्ते आना पसंद करता है, इसीलिए लेडी मेहर के कमरे की खिड़की अंदर से बंद नहीं होती। इसी महीने इसकी सालगिरह आने वाली है। आएगा केक लेकर। इसी महीने? तुम्हें पक्का मालूम है इसी महीने ना? हाँ, साधना मुस्कुराने लगी। अच्छा, यानी फिर वो चुन्ना मुन्ना केक लेकर खिड़की के रास्ते आएगा। अमरहा एकदम खुश हो गई। लेकिन इस बार इसे बचा हुआ केक नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हालात बुरे हो चुके थे तो अच्छे भी हो जाएंगे। आखिर एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद के पौधे को पानी देते रहना चाहिए और इसे इतना तनावर कर देना चाहिए कि मायूसी का जंगल दूर दूर तक उगने ना पाए। वैसे भी साई कहता था, इख्तिताम पर सब ना सही लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अमरहा कहती है इख्तिताम पर सब बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी तो होगा, बल्कि ज़रूर अच्छा ही होगा सब। और मेरा ये कहना है कि इख्तिताम को भूल जाए। ज़िंदगी हर पल सिर्फ शुरुआत का नाम है, इसे तंदही से जारी और सारी रखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नॉवल एडमायरर्स को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।